सबसे पहले तो ओबेसिटी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आने वाले वक्त में कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक कि 120 मिलियन बच्चों को ओबेसिटी हो सकती है। उसकी वजूहात बड़ी कॉमन है। सबसे पहले ये तो हमारी ज़िंदगियों में हमारे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये एक्सरसाइज के लेवल्स बहुत कम हैं क्योंकि उनका रुझान वीडियो गेम्स, यूट्यूब, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बच्चों के अंदर फ़ास्ट फूड और जंक फूड खाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स जो कि दोनों वर्कहॉलिक होते हैं तो क्या करते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर में खुद से घर में खाना बनाएं। इसकी वजह से बच्चे प्रोसेस्ड फूड आइटम्स खाते हैं और मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि मेडिटेशन और दीन से दूरी भी कुछ हद तक ओबेसिटी का बायस बन रही है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि तुम जिस रिस्क की काविश करते हो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते हो, वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इस्लाम के अंदर मौजूद है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा जब तुम घर के अंदर दाखिल हो तो कहो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और फिर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और फिर एक दफ़ा सूरह इखलास का विर्द करो। तो इस अमल की, ये जो छोटा सा अमल है, इसकी फजीलत ये है कि अल्लाह गैब के खजाने से तुमको ऐसा रिस्क अतायत फरमाएगा कि वो रिस्क तुम हमसायों में भी बांटोगे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो मोटापे से दूर चले जाएंगे, उनकी ज़िंदगी से बीमारियां दफ़ा होंगी और ख़ास तौर पे मसनून दुआओं का एहतमाम, जैसे पहले बताया था, वाटर थेरेपी के पानी के ऊपर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 21 मरतबा दम करके उसका इस्तेमाल 11 गिलास पिया जाए, उससे भी मोटापा कम होता है। बच्चों की ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी ये है कि उनके साथ कुछ सप्लीमेंटेशन का भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं यहाँ बारहा ये कहूँगी कि सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल बग़ैर डॉक्टर की तजवीज़ के हरगिज़ भी ना किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आयरन डेफिशिएंट है तो उसको डॉक्टर के ज़रिए प्रॉपर ब्लड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं और फिर आयरन का कोई सप्लीमेंट जो है तजवीज़ करें। बहुत कॉमन है, बच्चों के पट्टों के अंदर, टांगों के अंदर, कमर के अंदर दर्द होता है तो हम उनको कैल्शियम की गोली दे देते हैं। ये लॉन्ग टर्म में कैल्शियम की गोली किडनी स्टोन्स भी डेवलप कर सकती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमने देखा है कि माएँ काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। चलें, जब बच्चा समझदार हो गया उसके बाद उसकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं या सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा वक्त स्पेंड करता है, वो तो चलें उसकी ज़िम्मेदारी उस बच्चे पर आयद हम कर सकते हैं। लेकिन अर्ली एज में बच्चों की जो माएँ होती हैं उनकी कोशिश होती है जितना वो ठूंस सकें। अगर वो वॉमिट कर रहे हैं उसके बाद फिर दोबारा खिला देंगी और वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा जब तक इतना मोटा ताज़ा नहीं हो जाएगा तब तक वो उनकी तसल्ली नहीं होती और वही चीज़ फिर आगे चल के ओबेसिटी में तब्दील हो जाती है। तो ओबेसिटी कंसीडर किसे किया जाए? कितना वेट है जो कि ओवर वेट कहलाएगा, कितनी एज तक कितना वेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का तयन माओं की रहनुमाई के लिए अगर आप बता सकें ताकि वो उतनी ही उनको ग़िज़ा दें जितनी उनकी नशोनुमा के लिए। जी बिल्कुल जुनैद भाई, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से सपोर्ट हासिल की जाए। मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट का मतलब ये है कि आप डॉक्टर से भी रुजू करें, क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से भी रुजू करें और एक काउंसलर को भी साथ अटैच करें जो कि माओं को भी साथ साथ काउंसिल करें कि बच्चों को कितनी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। एज अ डाइटिशियन मैं ये कहूँगी कि अगर मेरे पास कोई बच्चा ओवरवेट या ओबीज़ आएगा तो मैं ग्रोथ चार्ट के ज़रिए, परसेंटाइल के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाऊंगी कि आइदर वो ओबीज़ है या नहीं। आमतौर पे अगर 95 परसेंटाइल का ग्रोथ चार्ट होता है तो हम कहते हैं कि बच्चा ओबीज़ है। अगर 95% परसेंटाइल से कम हो तो हम बच्चे को ओवरवेट की कैटेगरी के अंदर दाखिल कर देते हैं और फिर उसी तरह की डाइट प्लान उसको तजवीज़ की जाती है। आमतौर पे डाइट प्लान के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओटमील और वो तमाम अशिया जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं जैसे कि फास्ट फूड और जंक फूड और फिज़ी ड्रिंक्स, इसको कट बैक कर दिया जाता है डाइट प्लान में से उन बच्चों के लिए जो कि ओवरवेट होते हैं और ओबीज़ होते हैं।
बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि बच्चों की खुराक में से उन चीज़ों को निकाल दिया जाए जो कि उनको ओवरवेट की तरफ लेकर जा रही हैं, बाकी वो चीज़ें फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, बच्चों को इस तरफ राग़िब करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बच्चे स्टार्ट से ही पहले माएँ खुद ये चाह रही होती हैं कि वो बाहर से भी जंक फूड भी कभी कभार खा लिया करें। बच्चे माएँ खुद बच्चों को लगाती हैं और फिर जब वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं तो फिर अफसोस करती हैं, बैठ के हाथ मलती रहती हैं कि हमने बच्चे को किस चीज़ की आदत लगा दी है। फिर बच्चे वो चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको जंक फूड ही दस्तयाब है। हमारी कैंटीन्स पर माशाल्लाह से ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं पड़ी होती जो कि बच्चे लेकर खा सकें। तो फिर पेरेंट्स को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा? ये चीज़ें छुड़वाना भी तो एक मुश्किल टास्क है ना, तो छुड़वाएं कैसे ये वाली चीज़ें जिनकी आदत भी खुद ही लगाई है? इशाल, आपने बहुत प्यारी बात की कि बच्चे अपने वालिदैन से ही बेसिकली एक लर्नड बिहेवियर के तहत ये सब कुछ खा पी रहे होते हैं। इसमें मैं एक टेक्निकल और बड़ी प्यारी एक बात है जो एड्रेस करूँगी इस शो के तवस्सुल से, कि देखिए अपने बच्चे को रिवॉर्ड के तरीके से समझाएं, पनिशमेंट के तरीके से ना समझाएं। यानी कि तुम अगर ये खाओगे, आज अगर तुम ये पराठा कीमा खाओगे तो मैं तुम्हें फ़लाँ चीज़ गिफ्ट करूँगी या फ़लाँ बात मानूँगी। ये मत कहें कि अगर तुम ये चीज़ नहीं खाओगे तो आज मैं तुम्हारे वालिद को शिकायत लगाऊंगी या फिर तुम्हें फ़लाँ चीज़ नहीं करके दूंगी। इससे नेगेटिव स्टिमुलस डेवलप होगा। जब हम फूड चॉइसेस के साथ पॉजिटिव स्टिमुलस, रिवॉर्ड का स्टिमुलस डेवलप कर देंगे तो ईटिंग हैबिट्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि वालिदैन को, माओं को चाहिए कि वो हरगिज़ ऐसा ना करें कि वो सोशल मीडिया पे रील्स के दरमियान में खाती खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। इस तरह बच्चों की ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती हैं। एक जगह पर बैठकर टाइम स्केड्यूल बनाकर, एक टेबल पर बैठकर एक प्रॉपर टाइम के मुताबिक बच्चों के साथ मिल बैठकर खाने के दस्तरखान पे मील जो है उसको सर्व किया जाए और उसको फिर खाया जाए, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। और इंडोर जो गेम्स हैं, ख़ास तौर पे वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ मिल बैठकर घर में खेलें, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, चाहे वो सॉलिटेयर हो, चाहे वो स्क्रैबल की गेम हो, कुछ भी हो, ताकि लॉन्गिंग कनेक्टिविटी और मोहब्बतें आपस में बढ़ें। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये कहें कि देखो कुछ देर के लिए अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर कर दो, बाहर लॉन में बैठो और देखो कि फाख्ता दरख्त पर किस तरीके से अमरूद खाती है। जितना नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतनी ज़िंदगी बेहतर होगी, उतनी सेहत बेहतर। साहिबा, ये तो बात हकीकत है कि अपने बच्चों को या हमें खुद भी नेचर से करीब होना होगा, क्योंकि यही कानून कुदरत भी है कि जितना हम नेचर से करीब होते हैं उतनी हम लंबी ज़िंदगी जीते हैं और उतना ही हम सेहतमंद भी रहते हैं। बच्चों की आजकल जो उनकी पढ़ाई के स्केड्यूल हैं, जिस तरह से उनके ट्यूटर्स हैं, उनके कारी हजरात आ रहे हैं, बच्चों का एक स्केड्यूल ही इतना टाइट होता है। फिर उनकी अपनी क्लासेस हैं डिफरेंट किस्म की जो कि उन्होंने ज्वाइन की भी होती हैं और उसमें बच्चों के पास और फैमिली के पास यकीनन टाइम कम बचता है। और जो तरीक़ाकार आप बता रही है वो अपनाने से, एक खाना इकट्ठे बैठ के मिलकर खाएं या थोड़ी देर लॉन में एक साथ बैठ जाएं तो एक साथ टाइम स्पेंड हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ खाते भी नहीं हैं, वो बड़े भी हैं हमारे और बच्चे भी हैं, जिनको कहते हैं हवा भी मोटा कर देती है। उनके बारे में फिर क्या कहा जाए? उनको किस तरफ लाया जाए या किस तरीके से उनको, क्योंकि वो तो कुछ खाते भी नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में भी वो खाएं तो उनका वेट गेन हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए क्या मशवरा होगा? अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए जिनका स्टैटिक वेट होता है या बड़े जिनका स्टैटिक वेट होता है, बड़ी प्यारी रेमेडी है, बड़ी प्यारी मेडिटेशन की रेमेडी है। देखिए, अगर तो आपका वेट स्टैटिक हो चुका है और हवा भी आपको लग रही है तो एक छोटी सी स्पिरिचुअल मेडिटेशन टेक्निक है, वो ये करें कि अल्लाह के रूबरू अपना नाम दिल में 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके पुकारते चले जाएं और फिर आधा ग्लास पानी लेकर दिल में प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह पुकार कर 3 सांसों के अंदर ये पानी पिएं। अपनी हाजत, यानी ये जो ओवरवेट के हवाले से जो भी आप बता रही है, इसको जहन में रख के पिएं। ये एक्टिविटी आपने दिन में 3 दफ़ा करनी है, लेकिन ये आधा ग्लास पानी अल्लाह का नाम 3 दफ़ा पुकार कर 11 दफ़ा पीना है। इंशाअल्लाह ताला इस एक्टिविटी की वजह से जिन लोगों का स्टैटिक वेट है वो बहुत जल्द ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा।
लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को इग्नोर मत करें। वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ये सब जारी और सारी रखें। अपना डाइट, और वो लोग जिनको हवा भी लगती है अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें और ऐसी थाली के अंदर खाएं जो कि छोटी हो और बेशक उसको भर कर खा लें ताकि स्टाइटी यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस डेवलप हो जाए। ठीक है। और ओवरवेट कंसीडर किसे किया जाएगा? कौन सा वो एक पैमाना है, ताकि वो भी बताओ ना कि इसके बाद आप ओवरवेट या आप ओबेसिटी का शिकार कंसीडर होंगे? जुनैद भाई, इसके लिए हम डाइटिशियंस बॉडी मास इंडेक्स का पैरामीटर यूज़ करते हैं। जिन लोगों का 24 से 30 तक के दरमियान में होता है, हम उनको ओवरवेट कंसिडर करते हैं। जिनका 30 से ज़्यादा भी बॉडी मास इंडेक्स होता है उनको हम ओबीस कंसिडर करते हैं। जिनका 18 से कम होता है उनको हम अंडरवेट कहलाते हैं। लेकिन 18 से 24 के दरमियान में बॉडी मास इंडेक्स को नॉर्मल वेट कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब किसी का वज़न बढ़ चुका है, किसी बच्चे का वज़न बढ़ चुका है, तो उस बच्चे के लिए क्या हमें पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए कि उसका मैस इंडेक्स कितना है, ताकि पता चल जाए कि वो ओबेसिटी का शिकार है भी या नहीं? या फिर वैसे कुछ बच्चे गुगलू मुगलू से होते हैं जिनको हम कहते हैं ज़रा सेहतमंद बच्चे हैं, और माएँ तो बचपन से ग्राई वाटर पिला पिला के उनको सेहतमंद बना रही होती हैं कि बच्चे थोड़े फूले फूले, जो जुनैद भी कह रहे, तब तक खिलाती जाती हैं जब तक फूल नहीं जाते। तो उन बच्चों का पहले हमें कोई टेस्ट करवा लेना चाहिए। टेस्ट कौन सा होना चाहिए? क्योंकि आजकल इसी मोटापे की वजह से बच्चे अर्ली एज में शुगर के मरीज़ बन रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन रहे हैं, दिल के अमराज उनको लग रहे हैं। तो ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा अंडरवेट है, उसका वेट ठीक है या ओबेसिटी का शिकार हो चुका है। देखिए इशाल, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं बच्चे, सबसे पहले ग्रोथ चार्ट के ज़रिए, परसेंटाइल के ज़रिए मैं उनका वेइंग स्केल पे वेट को और हाइट को मेजर करती हूँ, और इस पैरामीटर के ज़रिए से पता चलता है कि आइदर वो ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं, और फिर इसी डायरेक्शन के आगे चलकर उनको डाइट प्लान दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, और अगर बच्चे जो है वो एज के हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए क्या डाइटिशियन की हैसियत से आप क्या डाइट प्लान देते हैं कि बच्चों की ग्रोथ भी प्रॉपर हो रही हो और वो खाना भी वही खा रहे हो जो कि उनकी ग्रोथ पर असरअंदाज हो रहा हो, उस पर असर डाल रहा हो? इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि बच्चों को नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स से बनी हुई दूध, केले, वॉलनट्स, आलमंड से बनी हुई जो ड्रिंक है वो दिन में 2 से 3 मरतबा दी जाए, जिससे उनका कद और नशोनुमा बढ़े।